Welcome to Y Academy and welcome to the next video of the series. In this series we are learning gravitation. Okay, इस सीरीज में हम ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड जो हमारा कल का वीडियो था, कल के वीडियो में हमने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमने देख लिया था. वो फॉर्मूला भी हमने देख लिया था दैट F इज इक्वल्स टू G m1 m2 by r का स्क्वायर, where m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object and r is the separation distance है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कितना डिस्टेंस है. ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर कर लिए थे. कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे. ओके, तो हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं ऑन दिस फॉर्मूला. बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे इसका, तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए. राइट डाउन द क्वेश्चन. इजी है ये भी क्वेश्चन. Calculate the gravitational force. Calculate the gravitational force between an object of mass 1 kg and the earth when the object is placed on the earth. जब हमने उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा है तो अर्थ में एंड उस ऑब्जेक्ट में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ लिया है. ओके, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कर सकते हो. देखिए, एज यू नो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r का स्क्वायर. तो m1 होगा हमारा मास ऑफ द अर्थ, m2 होगा हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. अभी देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि सपोज ये हमारी अर्थ है, ऑब्जेक्ट रखा है हमने यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो नहीं है, दोनों में कुछ कांटेक्ट में है. आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन मैंने आपको कल एक चीज बताई थी दैट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. ये मैंने आपको कल बताया था. सेंट्रल फोर्स है मतलब इट एक्ट्स along the centers of the object. तो देखिए, ये होगा हमारे अर्थ का सेंटर, ये होगा हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर. तो यहाँ पे देखिए, ऐसे along the center ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा. मतलब दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस होगा इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो रेडियस है उसको हम ले सकते हैं सेपरेशन डिस्टेंस की वैल्यू के लिए. ओके, तो देखिए क्वेश्चन में ये वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया है दैट यू नो द वैल्यू ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये कुछ जनरल वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए ग्रेविटेशन में, जैसे कि मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. तो ये कुछ जनरल वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए. मैं बाद में आपको वो चार्ट के रूप में दे दूंगी, तो आप उसको लर्न कर सकते हो. जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो भी आपको पता होना चाहिए वो दे दूंगी मैं. तो जस्ट हियर पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हिंट दे दिया मैंने आपको. तो देखिए, जस्ट इन केस आपको मास एंड रेडियस नहीं पता, मैं आपको यहाँ पे मास एंड रेडियस दे देती हूँ. देखिए, गिवन में लिख लेती हूँ डायरेक्ट में. गिवन, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे. ये होगा अर्थ, ये है ऑब्जेक्ट. तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू अलोंग द सेंटर. ओके, तो देखिए गिवन मास ऑफ अर्थ को हम m1 ले लेंगे. m1 है मास ऑफ अर्थ, आपको बाद में पता होना चाहिए. ये होता है देखिए 6 × 10⁻24 kg. लिख लीजिए. एंड ऑब्जेक्ट का मास तो हमें क्वेश्चन में दिया है, देखिए 1 kg. एंड दोनों में डिस्टेंस जो है वो होगा हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 मीटर. So you have the given data now. Just calculate this.
कैलकुलेट आप कर सकते हो, इसको कर लीजिए। ओके, तो देखिए फोर्स हमें पूछा है, फोर्स इज जी m1m2/r का स्क्वेयर। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ है देखिए 6 इंटू 10⁻24, एंड ये m2 है 1, जो कि कैलकुलेशन में कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। एंड r है देखिए 6 इंटू 10⁻6 का, सॉरी 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वेयर। देखिए बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वेयर, तो टेक्निकली वो सिर्फ 10 का ही स्क्वेयर करते हैं। आपको यहाँ पे याद से ब्रैकेट बना लेना है, ये होता है ब्रैकेट का स्क्वेयर। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये जो स्क्वेयर है वो इसका भी करना होगा एंड इसका भी, दोनों टर्म का हमें यहाँ पे स्क्वेयर करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो पहले सारे पावर के टर्म्स हम एक साथ कर लेंगे। तो 6.67 इंटू 6, एंड ये 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन नीचे स्क्वेयर करेंगे तो 6.4 इंटू 6.4 एंड 10⁻6 का स्क्वेयर 10⁻12। अब देखिए फर्दर कैलकुलेशन हमारा कैसा होगा यहाँ पे। तो देयरफॉर F इज 6.67 इंटू 6। अब देखिए ये बेस सेम है, अंदर मल्टीप्लीकेशन तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। -11 प्लस 24, दिस विल बी 10⁻13 पॉजिटिव में, एंड ये आएगा 6.4 इंटू 6.4। अब ये जो 10⁻12 है देखिए, ये नीचे का 10⁻12 अगर यहीं पे ऊपर हम लेंगे तो हो जाएगा 10⁻−12, तो इंटू 10⁻−12। तो फोर्स कितना हो गया देखिए 6.67 इंटू 6 अपॉन ये 6.4 इंटू 6.4। अब ये अगेन बेस नंबर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 13 प्लस -12, तो इट इज ओनली 10। तो अगर आप इस टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.977 इंटू 10। ओके, तो क्या होगा ये फोर्स 9.77 न्यूटन, दिस विल बी द फोर्स। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड आपको लग सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is placed at a distance of 2 meter from another body of mass 10 kg, another body of mass 10 kg. At what distance, at what distance from the body of 1 kg, from the body of mass 1 kg, comma, another body of 5 kg, another body of 5 kg be placed so that the new force of gravitation, so that the new force of gravitation acting on the body of mass 1 kg is 0। लिख लीजिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिख लीजिए, सोचिए इसके बारे में। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए डायग्राम। पहले आपको एक कोशिश करनी है कि आप एक डायग्राम बनाएं। अगर आप डायग्राम प्रॉपरली बना लेंगे तो क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। अब हमारे पास यूजुअली दो बॉडीज में हमने कैलकुलेट कर लिया है किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी तीन ऑब्जेक्ट्स है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, दूसरा ऑब्जेक्ट है देखिए जिसका मास है 10 kg, एंड एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg। अब इस क्वेश्चन में तीन ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है एंड हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2 मीटर वही दिया है, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड कंडीशन क्या दी है हमें, देखिए कंडीशन भी यहाँ पे डेफिनेटली दी होगी। कंडीशन हमें ये दी है कि ये जो हमारा 1 kg का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ओवरऑल फोर्स कितना होना चाहिए, ओवरऑल ग्रेविटेशन फोर्स 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। ओके, मीन्स दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इन अ बैलेंस्ड स्टेट। उसके ऊपर के जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस फोर्स मतलब 0 न्यूटन। ओके, तो देखिए डायग्राम कैसा होगा फिर। यह है हमारा ऑब्जेक्ट ए सपोज। ओके, यह है ऑब्जेक्ट ए, इसके मास को हम ले लेंगे m1 इज 1 kg। ए का मास m1 1 kg। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है देखिए ये ऑब्जेक्ट बी जिसका मास है m2 10 kg। ओके, एंड एक तीसरा ऑब्जेक्ट है देखिए ये सी दे लेंगे इसको, एंड ये इसका जो मास है m3 इट इज 5 kg। देखिए 1 kg 10 kg 5 kg। अब हमें इन दोनों में जो डिस्टेंस है देखिए वो दिया है, दिस डिस्टेंस इज गिवन, इसको ले लेंगे हम r1, एंड r1 की वैल्यू दी है देखिए हमें 2 मीटर। ओके, r1 की वैल्यू दी है 2 मीटर। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे r2 की कैलकुलेट करनी है। एंड कंडीशन क्या दी है कि जितना फोर्स, देखिए यहाँ पे एक चीज है, दोनों को कौन सा फोर्स ज्वाइन करेगा, इन दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स F। इन दोनों को भी कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F। सपोज C जो है A के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो टुवर्ड C होगा, अट्रैक्टिव है, करेक्ट। B जो है वो A के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इट इज अगेन अट्रैक्टिव। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है देखिए, दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसको हम ले लेंगे F1, इसको ले लेंगे हम F2। क्या ए कहीं पे मूव कर रहा है, नहीं, एंड हमें क्या दिया है, ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स ए के ऊपर कितना होना चाहिए, 0। ए के ऊपर मतलब देखिए ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, 1 kg किसका है, ए का। तो हमारे यहाँ कंडीशन क्या होगी, F1 इक्वल्स टू F2। ओके, सो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन m1 कितना है देखिए 1 kg, m2 कितना है 10 kg, m3 कितना है 5 kg, एंड r1 की वैल्यू है हमारे पास 2m 2 मीटर्स, एंड r2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन लिख लेंगे हम, वी नो हियर F1 इज इक्वल्स टू F2। अब ये F कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला पता है हमें, G m1 m2 बाय r का स्क्वायर। तो हमने अभी क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन A एंड B, G m1 m2, r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम r1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे r1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r1। अब सिमिलरली देखिए ये जो F2 होगा ये इन दोनों में का फोर्स है, देखिए F2 इन दोनों में का फोर्स है, तो क्या होगा, ये G तो सेम रहेगा, m1 भी सेम रहेगा। अब m2 की जगह पे आएगा m3, करेक्ट, m3, एंड नीचे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो r2 की जगह पे हम r2 ले सकते हैं। अगर r2 आपको नहीं लेना है, अगर आपको x लेके इजी लगता है तो आप वहां पे x भी ले सकते हो। तो टर्म्स कौन से कैंसिल आउट होंगे, देखिए बहुत इजी है यहाँ से तो क्वेश्चन, जी कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज। ओके, m1 भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज। बचा क्या, m2 बाय r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m3 बाय r2 का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यू पता है हमें, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। m2 की वैल्यू कितनी है देखिए, m2 इज 10,
R1 स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू M3 की वैल्यू है देखिए 5 एंड R2 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब R2 टेक्निकली कैलकुलेट करना है। हियर वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर 10 R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 4। 4 कहाँ से आया? 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर R2 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 इंटू 4 20/10। R2 का स्क्वायर आया, फिर ये दिस विल कैंसल आउट 2 टाइम्स। R2 का स्क्वायर 2 आया, देखिए हमें R2 कैलकुलेट करना है, तो दोनों जगह पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R2 आ जाएगा हमारा √2 एंड ये SI यूनिट विल बी मीटर। ओके, देखिए सिर्फ कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे ये कंडीशन अगर समझ में आती है F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि हमें क्या पूछा है देखिए, न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 0, मतलब जो ओवरऑल फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करने वाला दैट मस्ट बी 0, तो R2 विल बी √2 मीटर। दिस विल बी द आंसर, नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे बता दूंगी जो कि बहुत इजी है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली इजी है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेफिनेटली क्वेश्चन में उस टाइप का आ सकता है जिसको मतलब एक पूरा का पूरा प्योरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो एक एक दो वैसे क्वेश्चंस लेंगे हम। लिख लीजिए। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, द अर्थ attracts the moon with a force of 10 raised to 20 Newton. With a force of 10 raised to 20 Newton. Full stop. Calculate the force applied by the moon on the earth if mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg, comma, mass of the moon is 7.34 into kg, and they are separated by a distance of 3.8 into 10 raised to 5 kilometers. जस्ट वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखिए ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। अब यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि देखिए न्यूमेरिकल्स वैल्यू दी है, देखिए मास ऑफ अर्थ दिया है आपको, मास ऑफ मून दिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो दिया है। तो आपको बहुत सी बार बच्चों का ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के बाद वो कंसेप्ट अप्लाई करना भूल जाते हैं एंड डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो एंड क्या करो, कैलकुलेट करो। तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करके भी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, बट वहां पे यू विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम, आपका बहुत सारा टाइम वहां पे चला जाएगा विच इज मोर प्रीशियस। अगर आप कोई MCQ टाइप का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत से बच्चों की दिक्कत यही होती है कि टाइम कम पड़ रहा है, फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको टाइम सफिशिएंट नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे फॉरगेट टू अप्लाई कंसेप्ट। कंसेप्चुअल तरीके से सोचिए उसको, किस तरीके से हम बहुत, देखिए कोई भी MCQ टेस्ट अगर आपको क्रैक करना है तो यू मस्ट हैव टू थिंग्स। एक तो चाहिए आपके पास एक्यूरेसी, दूसरी चाहिए स्पीड। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट नहीं दे सकते, you have to be accurate and you have to be very fast.
तो वो आप कैसे अप्लाई, वो कैसे अचीव कर सकते हो? अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो अचीव कर सकते हो। कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कल, कि अगर हम सपोज, अगर ये अभी अर्थ है एंड ये हमारा मून है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द मून, जितना फोर्स अर्थ अप्लाई करेगी मून के ऊपर, उतना ही फोर्स मून भी तो अप्लाई करेगा अर्थ के ऊपर। क्या कुछ अलग होगा यहाँ पे? आपको अब में भी ऐसा लग सकता है कि मून अर्थ को ऑर्बिट करता है तो अर्थ का फोर्स ज्यादा होगा। नहीं, अर्थ का फोर्स एंड मून का फोर्स दोनों भी इक्वल ही है, बस अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से मून ऑर्बिट्स अराउंड दी अर्थ। यहाँ पे मास का मेन रोल है, वो आगे आएंगे, पॉइंट्स आगे बता दूंगी मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, द फोर्स applied by the moon, the force applied by the moon on the earth is, on the earth is 10 raised to 20 न्यूटन। दैट्स इट। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स अप्लाई करेगा दूसरा भी उतना ही अप्लाई करेगा। ओके, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लिख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लीजिए अगेन, ये भी एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, if the gravitational force between two bodies, if the gravitational force between two bodies of masses 10 kg and 100 kg, 10 kg and 100 kg, separated by a distance, separated by a distance of 10 meter, is 6.67 into 10 raised to minus 10 Newton, then the force between them will be, the force between them will be dash dash if they are placed in a geostationary satellite, if they are placed in a geostationary satellite without changing the distance between them, without changing the distance between them। देखिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगेन देखिए, ये क्वेश्चन में भी कंसेप्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है, नो नीड टू कैलकुलेट। आपको अगेन लग सकता है कि देखिए m1 दिया है, m2 दिया है, r दिया है, तो कैलकुलेट शायद करना होगा। तो जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें फोर्स दिया है। हमें पूछा क्या है, सपोज ये हमारे अर्थ का सरफेस है एंड ये ऑब्जेक्ट है हैविंग मास 10 kg एंड ये ऑब्जेक्ट है हैविंग मास 100 kg, एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए 10 मीटर। तो इस केस में फोर्स कितना है, 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 न्यूटन। अब हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को एक बड़े से सैटेलाइट में रखा है, जियो स्टेशनरी। देखिए, जियो स्टेशनरी का मीनिंग होता है द सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये जो वर्ड है ना जियो, इसका मीनिंग है अर्थ। देखिए, अगर आप कहीं पे भी ये वर्ड देखेंगे ना, GEO, JIO नहीं, वो जियो अलग, वो अंबानी का जियो अलग, ये GEO होगा। ये GEO का मीनिंग होता है अर्थ, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियो स्टेशनरी, ओके, जियोथर्मल, इट इज रिलेटेड टू अर्थ। अगर हम इसको एक बड़े से ऐसे सैटेलाइट में अगर रखेंगे एंड ये सैटेलाइट सपोज अर्थ के तरफ घूम रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको लग सकता है कि मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, अर्थ से दूर गए हैं तो मे बी फोर्स कम होगा। तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, सैटेलाइट, ये वो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्जेक्ट सेम है तो मास इसका 10 kg रहेगा, इसका मास 100 kg रहेगा। एज इट इज सेटअप को उठा के हमने यहाँ पे रखा है,
तो उनका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज 10 मीटर। क्या वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, m भी कांस्टेंट, ये m2 भी कांस्टेंट, m1 भी कांस्टेंट एंड r भी हमने सेम ही रखा है। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, दिस विल बी द आंसर ओनली। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको ऐसे ही उठा के अगर हम दूसरे गैलेक्सी में भी ले जाएंगे, 10 kg का 100 kg का सेपरेशन डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ही रहेगा, दैट वोंट चेंज। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए मैं आपको एक एक 2-3 मिनट में एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इट विल डेफिनेटली हैव सम एक्सेलरेशन। अगर वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 होगा। अगर उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, एक्सेलरेशन वहां पे पॉजिटिव होगा। एंड सपोज पहले उसकी स्पीड ज्यादा है एंड धीरे 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 वो स्लो होते गया, तो वहां पे उसका एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन तो आपको ये टर्म पता ही है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब जब ये चेंज ग्रेविटी की वजह से आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखिए सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है एंड सपोज आपके पास एक बॉल है। अगर आपने इस बॉल को ऊपर थ्रो किया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते जाएगी, ओके, एंड एट सम पॉइंट इट स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स टू फॉल डाउनवर्ड्स। एंड जब ये ऑब्जेक्ट देखिए नीचे मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है, तब वहां पे उस केस में उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि क्या होगा, अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींचेगी, टुवर्ड्स द सेंटर खींचने की कोशिश करेगी। एंड इसी अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से दिस ऑब्जेक्ट मूव विद द एक्सेलरेशन दैट इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी। देयरफॉर ये जो है ना स्मॉल जी, उसको हम बोलते हैं देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर? तो देखिए बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर। अब अर्थ के केस में अगर हम देखेंगे तो दिस फॉर्मूला बिकम्स ये जी एज इट इज, m1 की जगह पे हम लिख लेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अर्थ एंड m2 की जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल एम। स्मॉल एम होगा हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ये कैपिटल आर का कैपिटल आर एज इट इज, ओके। अब देखिए जब एक ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के ऊपर रखा है तो कौन सा फोर्स उसके ऊपर काम करेगा? वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसी ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये वेट, ये टर्म तो आपने बहुत पहले 6th-7th में पढ़ ली है। क्या होता है वेट? प्रोडक्ट ऑफ मास विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम करेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट पता चल जाएगा। तो ये जो है वेट की वैल्यू m इंटू जी, वो हम f की जगह पे लिख लेंगे, देखिए m g। तो क्या होगा? ये g m बाय r का स्क्वायर। अब हम एक ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट, मास अगर हम पुट करेंगे तो ये m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू का फॉर्मूला? g m अपॉन r का स्क्वायर। अब सपोज अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है अर्थ के लिए तो जी तो कांस्टेंट ही होगा, उसका तो कोई परेशानी नहीं है। मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, सेंटर से सरफेस तक
रेडियस होगा। अगेन देखिए, अगर हमें जुपिटर का कैलकुलेट करना है तो जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, सारे यूनिवर्स के लिए सेम है। यम होगा मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर। सपोज हमें मर्क्यूरी का कैलकुलेट करना है तो जी सेम होगा मर्क्यूरी का मास अपॉन मर्क्यूरी की रेडियस। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये होगा फॉर्मूला फॉर द सरफेस, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट अगर देखा है हमने तो ये फॉर्मूला होगा, देखिए जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर है देखिए हाइट एंड एक फैक्टर है देखिए डेप्थ। अब सरफेस के लिए देखिए जी का फॉर्मूला हमने ये देख लिया, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर हमने रखा है तो सरफेस के केस में जी की वैल्यू होगी ये। अगर ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे रखा है हाइट पे तो क्या सेम होगी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू? नहीं। जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर दूर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, हाइट पे जाएगा, जी की वैल्यू कम होते जाएगी। एंड सेम जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे ना तो आपको में भी लगेगा सेंटर की तरफ जा रहे तो जी की वैल्यू में भी ये हो रही है। तो नहीं, देखिए सपोज ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, सपोज यहाँ पे है सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो देखिए रेडियस की भी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, रेडियस की भी वैल्यू कम हो जाएगी। पूरा अर्थ तो नहीं होगा फिर, जिसका मतलब इन्फ्लुएंशियल फोर्स होगा इतना ही होगा। तो इसी वजह से जैसे ही हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट दी सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। एंड सरफेस के लिए फॉर्मूला ये है, देखिए पहले सरफेस का फॉर्मूला लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको पता होने चाहिए। एंड आप अलग से एक शीट बना के उसके ऊपर ये लिख सकते हो फॉर्मूला। तो देखिए, तो स्टार करके यहाँ पे केस 1 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए आप। स्मॉल जी, देखिए स्मॉल जी कैपिटल जी बोथ आर डिफरेंट। स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या होगा ये? जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिए। अब लिख लेंगे जी एट सम हाइट, ऐसा लिख लेंगे जी एट द हाइट h above अर्थ सरफेस, अबोव अर्थ सरफेस। देखिए यहाँ पे आएगा दो दो फॉर्मूला आएंगे। यहाँ पे केस 1 अगर हाइट अगर अच्छी खासी है तो फॉर्मूला अलग होगा। एंड सपोज अर्थ के मतलब 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर ऐसे बहुत छोटी हाइट है एज कम्पेयर टू अर्थ रेडियस, तो वहां पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हमारा मेन फॉर्मूला लिख लीजिए जी डैश। यहाँ पे जी डैश लिखेंगे क्योंकि जी की वैल्यू अभी क्या हो जा रही है? चेंज। जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। तो जी डैश होगा देखिए जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। लिख लीजिए, ये होगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला। एंड व्हेन एच की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, देखिए आर से, व्हेन एच इज वेरी मच स्मॉलर देन आर, देन क्या होगा? जी डैश का फॉर्मूला हमारा जी डैश विल बी जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। अब ये अगर 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर ऐसी छोटी वैल्यू है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1000 मीटर 2000 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से बड़ी अगर वैल्यू है तो अब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसको आप फॉर्मूला नंबर 3 ऐसा लिख लीजिए। एंड ये फॉर्मूलाज आपको अलग एक शीट पे लिख लेने हैं, फोर्स का। एंड ये आगे भी कुछ फॉर्मूलाज आने वाले वो भी आपको अलग से उसको लिस्ट आउट करना है। एंड अब लिखिए लिखिए at the depth d below earth surface, below earth surface, ये भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप।
जी डैश की वैल्यू होगी जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूलाज, ये होगा फॉर्मूला नंबर 4। ओके, चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आपको ये इजी लग रहा है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना तो कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसलिए इसको एक अलग से मतलब शीट के ऊपर लिख के आप वॉल के ऊपर चिपका सकते हो, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। नोट डाउन द क्वेश्चन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity at a height of 1600 kilometers from the surface of the earth, from the surface of the earth। कर लीजिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है आपको जी की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आर की वैल्यू दी है 6400 किलोमीटर। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए गिवन हाइट कितनी दी है अभी देखिए 1600 किलोमीटर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर दिया है 6400 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किलोमीटर में हमें वैल्यू नहीं चलेगी, यहाँ पे हमें इसको मीटर में करना होगा। बट अगर आप हमारा फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में एच बाय आर इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो अगर हम देखिए 1600 बाई 6400 करेंगे तो भी वही आएगा। एंड सपोज 1600 को अगर हम मीटर में करेंगे इंटू 100 एंड इसको भी अगर हम मीटर में करेंगे इंटू 100 तो भी सेम ही आएगा। तो व्हेन वी आर टेकिंग रेशियो ऑफ दीज टू सिमिलर क्वांटिटीज तो वहां पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो दोनों सेम यूनिट, अब ये मीटर में होता एंड ये किलोमीटर में होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता। बट अगर सेम ही है तो कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग है तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हमें कैलकुलेट करना है जी डैश। ओके, तो फॉर्मूला देखिए हमारा जी डैश इज जी अपॉन 1 माइनस एच बाय आर का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि देखिए मतलब अगर हम अर्थ के रेडियस से अगर कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू उतनी छोटी नहीं है, इसलिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला। जस्ट गो अहेड एंड कैलकुलेट इट। यहाँ पे प्लस होगा 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा आंसर। जी डैश इज, जी की वैल्यू होगी 9.8 अपॉन ये 1 प्लस हाइट कितना है देखिए 1600 एंड रेडियस अर्थ का 6400 एंड ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गए तो दिस कैंसिल आउट 4 टाइम्स तो 1/4 आएगा। तो 9.8 अपॉन 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो जी डैश क्या आएगा देखिए 9.8 अपॉन 5/4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 प्लस 1 5/4 आएगा। तो देखिए 9.8 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ये 16 जाएगा ऊपर। तो 9.8 इंटू 16/25। इफ यू सॉल्व दिस you will get 6.272 6.272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, लिख लीजिए। ओके, एक ना क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लीजिए देखिए।
देखिए कैलकुलेट, ये आपको होमवर्क के लिए करना है, आप अभी भी नोट कर सकते हो इसको होमवर्क के लिए। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ ऑफ, हाइट की जगह पे देखिए मैंने यहाँ पे डेप्थ कर लिया है, एट ए डेप्थ ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको मे भी ऐसा लग सकता है कि वैल्यू यही आएगी 6.272, बट ऐसा नहीं होगा। भले ही सेम है हाइट और डेप्थ, डेप्थ में जी की वैल्यू अलग आएगी, हाइट में डी की वैल्यू अलग आएगी, बिकॉज हमारा फॉर्मूला ही अलग है। तो आप होमवर्क में इसको कैलकुलेट करके इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो इसको मतलब लिख लीजिए इस क्वेश्चन को अलग से, पहले हाइट था, अभी मैंने यहाँ पे डेप्थ लिख दिया है। ओके, एक और क्वेश्चन लेंगे हम, उसके बाद खत्म कर लेंगे वीडियो। क्वेश्चन, weight of an object of mass 3 kg of mass 3 kg at a height of 12.8 into 10 raised to 6 meters from the surface of the earth is, from the surface of the earth is। कर लीजिए इसको सॉल्व, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। तो देखिए कैसे आएगा इसका आंसर। देखिए ये है हमारा अर्थ का सरफेस, ओके, ये हमारी अर्थ की रेडियस ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इसका मास दिया है हमें 3 kg, इसका वेट यहाँ पे कितना होगा, तो हमें पता है वेट क्या होता है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करनी होगी हमें। देखिए कैसे आएगा, गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m इज 3 kg एंड हाइट कितनी दी है, देखिए इसकी 12.8 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर। अभी किलोमीटर में नहीं दिया है, मीटर में दिया है, अगर इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो आएगा 12,800 किलोमीटर, करेक्ट, 12,800 किलोमीटर ऐसा आएगा। देखिए अर्थ का रेडियस हमें पता है 6,400 किलोमीटर, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर आएगा। देखिए दोनों के वैल्यू मीटर में है यहाँ पे, एंड दोनों के वैल्यू किलोमीटर में भी है यहाँ पे। रेशो आप किसी भी यूनिट के सिस्टम में लीजिए, ये रेशो तो दोनों का सेम ही आएगा। ओके, तो देखिए जी डैश कैलकुलेट कर लेंगे पहले, एंड उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे वेट। जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वेयर। कर लीजिए कैलकुलेट। तो देखिए जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, तो हम क्या लेंगे 9.8। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10 यूज कर सकते हो तो यू कैन यूज 10, अगर नहीं दिया है तो 9.8 ही आपको यूज करना है। तो 1 प्लस ये कितना आएगा 12,800 अपॉन 6,400 का स्क्वेयर, दिस कैंसल आउट 2 टाइम्स, तो क्या आएगा देखिए जी डैश की वैल्यू 9.8 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वेयर विच इज 9.8 अपॉन 3 का स्क्वेयर, मतलब जी डैश कितना आएगा 9.8 अपॉन 9, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए तो इट इज 1.08, 1.08, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आई 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें यम पता चल गया, अभी जी पता चल गया, तो वेट कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कितना होगा, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास है ऑब्जेक्ट का 3, ये है 0.08, इफ यू मल्टीप्लाई इट 3.18 आएगा। देखिए सॉरी 3.26 आएगा, एक मिनट, 3.26 अगर हम पूरा करेंगे इसको तो 3.26 न्यूटन इतना आएगा। वेट का भी यूनिट न्यूटन ही होता है, बिकॉज वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
इसके आगे के अगर हम 2-3 टर्म्स तक ले लेंगे तो ये 3.26 आ जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना ही करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 3.24 न्यूटन। अगर आपको ऑप्शंस में देखना है, इसके नीचे ऑप्शंस भी थे, तो 3.26 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप कैलकुलेट, अगर सपोज आपने ऐसे 2 डिजिट तक ही किया है, आपका आंसर ऐसा आ रहा है 3.24। अगर ऑप्शन में 3.24 नहीं है तो जो नियरेस्ट होगा उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हो, उसको आप टिक कर सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, एंड हम कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर जो थोड़े से हार्ड होंगे इससे भी ज्यादा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।